Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. लाइन एंड एंगल इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, टाइप ऑफ एंगल हम डिस्कस करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन यानी कि जिसको आप एंडलेसली जो है वो बढ़ा सकते हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन आप इसे क्या कर सकते हो, एंडलेसली बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी ये बढ़ सकता है और यहाँ पर भी ये बढ़ सकता है। आप इसे पहचानते कैसे हैं कि ये लाइन है या नहीं है? इसमें एरो जो है, ये जो एरो आप यूज कर रहे हैं, ये एरो जो है वो आपको ये बताता है कि ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आप इसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप कहीं पर लिखते हो लाइन ए बी, जैसे नाम आपने लिखना है लाइन ए बी, तो आप इसके ऊपर में ऐसे एरो लिखोगे और लिख लोगे ए बी। अगर आपने इसका पॉइंट एक निश्चित कर रखा है, यानी आपने इसे, ये साइड वाला जो है वो ए होगा आपका, और इस साइड वाला अगर आपका बी है, तो आप लाइन ए बी कैसे लिखोगे? एरो और फिर ए बी लिख दोगे। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि हमने क्या किया, इस लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकाल लिया। सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर टुकड़ा निकाल लिया। अब इस लाइन को, जैसे दो एंड पॉइंट हो गए और उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। हमने उसका एक सेगमेंट, लाइन से लाइन का सेगमेंट लिया गया है। तो और लाइन सेगमेंट को आप अगर कैसे लिखोगे, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ए और बी लिख दिया, इसका एंड पॉइंट जो है वो ए और बी है, तो लाइन सेगमेंट को आप कैसे लिखोगे? ए बी सीधा लिखोगे, नॉर्मल ए बी, और ऊपर में जो एरो, यहाँ पर जैसे वहां पर क्या था, एरो वाले थे, इसमें बिना एरो के आप बनाओगे, तो ये लाइन सेगमेंट को डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपने ऐसा दिखा है तो इट मीन्स दैट इट इज अ लाइन सेगमेंट। फिर आता है हमारा रे। रे क्या है? जिसमें वन एंड पॉइंट होता है। आपने रे, अब नॉर्मली आपने हर जगह रे देख रहे हो। कैसे रे देख रहे हो? सन की क्या आती है? रे आती है ना, यानी सन एक सोर्स है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो आपको नहीं पता, इसका जो एक पॉइंट है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो सन, जैसे आपको, जैसे सन है, सन में आपको पता है ये सन इज द सोर्स, और बाकी सारी जगह पर वो खत्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो नहीं पता, तो दैट्स ये है रे, वन एंड पॉइंट। तो रे को कैसे आप लिखोगे? अगर इसको आप नाम देते हो ए बी, तो आप सन, इसको कैसे लिखोगे? ए बी एज इट इज, जैसे आपने लिखना है ए बी आप लिख दिया आपने, और ऊपर में एक ऐसे लाइन खींचो और यहाँ पर अपने एक एरो करना है। ठीक है, एक एरो, इट मीन्स इट इज अ रे। अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब क्या है? एक लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ जो लीनियर है इसका मतलब होता है स्ट्रेट। अब जो पॉइंट स्ट्रेट होती है, ठीक है, अब दो पॉइंट हम लिख देंगे तो स्ट्रेट है, वो कोलिनियर पॉइंट है। लाइन से फिर लाइन सेगमेंट हो जाता है? नहीं, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, देन इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं और ये पॉइंट्स जो है सिर्फ एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, देन इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जो कि एक लाइन पे लाइन नहीं करता, जैसे यहाँ पॉइंट्स है सारे, ये कहीं ऊपर है, कहीं डाउन है, कहीं अप है ना, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कभी कभी आता है कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है, ये कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये देखना है कि वो लाइन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर आप बोलोगे दो पॉइंट है, मैंने बोला दो से ज्यादा हो जो, तभी वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। एंगल में आपका एक पॉइंट है, हमने एक एंगल ड्रॉ करनी है। एंगल कैसे ड्रॉ करेगा? आपको पता है, आपने एक रे लेना है, दिस इज अ रे। अब उस रे में आपने एक और रे को ज्वाइन करना है, ठीक है, विद कॉमन वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है जो कॉमन आपको दिख रहा है, यानी एक ही पॉइंट से आपने एक रे यहाँ डाला और एक रे यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, तो जहां पर ये ज्वाइन करता है दैट इज अ वर्टेक्स, और जो रे बनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में जो बनाता है वो है एंगल। ठीक है, तो ये क्या है? एंगल हो गया। तो आर्म, इसके आर्म्स आपको पता चल गए, वर्टेक्स एंड दिस इज एन एंगल, क्योंकि हम वर्टेक्स यूज करेंगे, आर्म यूज करेंगे, एंगल पर्टिकुलर वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए। टाइप ऑफ एंगल। अब एंगल्स के क्या क्या टाइप होते हैं? तो एंगल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला देखो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि जब एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, इट इज एन एक्यूट एंगल। राइट एंगल जब वो इक्वल टू 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूस एंगल जब वो ग्रेटर देन 190 हो और लेस देन 180 हो, यानी ये जो लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 होता, और ये 90 डिग्री है, तो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से कम है ये। ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल यानी वो 180 के बराबर होगा, देन इट इज अ स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी जब वो एंगल ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, यानी यहां से जो एंगल जो है वो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, मतलब कंप्लीट 360 नहीं होगा। अगर 360 है देन इट इज अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, वो हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो नेक्स्ट है हमारा
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, जब किसी भी एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए ना, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल है, अगर हमने इसे 30 माना इसे, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। हम इसे 60 ऐड करेंगे तो 90 हो गया। यानी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि दो एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, देन इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास हो जाता है ये एंगल, हमने चेंज कर दिया इसे 50, तो दूसरा क्या होगा 40, क्यों, क्योंकि सम आना चाहिए हमें 90। अगर इसका और हमने चेंज कर दिया, इसे 60 मान लिया, तो ये कितना आ गया हमारा 30, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ऐसे एंगल्स हमें लेने हैं जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, देन इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं 90 डिग्री है या नहीं। एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे सी है ना आपका, अगर सी में आप 1 डाल देते हो तो क्या होता है 9 हो जाता है ना। ये सिर्फ एक ऐसे ही तुक्का है जिससे कि आपको माइंड में फीड हो जाए। तो 9 हो गया, तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री हो गया। और सप्लीमेंट्री का हम देखेंगे, ठीक है, जिसका सम जो है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या है आपका 180 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है 180 डिग्री का है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है, इसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, इनका सम। अब मेरे पास एक एंगल आ गया, एक 30 डिग्री है और दूसरा कितना होना चाहिए आपका 150, क्यों, क्योंकि सम हमेशा कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर एक और एंगल ले लिया हमने जिसे हम 50 मान लिया, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए 130 होना चाहिए, ताकि कितना आ जाए आपका 180। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मान लो हमने चेंज कर दिया, इसे 110 मान लिया, तो दूसरा कितना होगा 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें सम कितना चाहिए 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब आता है एडजेसेंट एंगल हमारे पास। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, एक साथ एडजस्ट करके जो रहे एंगल। ठीक है, कभी कभी हमारे पास ऐसे एंगल आ जाते हैं, हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे एंगल हमारे पास है, ये एक एंगल है यहाँ पर और एक एंगल यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा एंगल है हमारा, तो हमने क्या किया, इसको वो बोल दिया कि ये और ये एडजेसेंट एंगल भी तो हो सकता है, ये वाला और ये वाला, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है उनका एक तो कॉमन वर्टेक्स बन गया, यहाँ पर भी कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन उनके आर्म्स भी कॉमन होने चाहिए, यानी कि कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स आपको दिखा, कॉमन आर्म ओसी, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होने चाहिए। ठीक है, एक साथ होगा। जैसे यहाँ पर आपका आ गया, इसको हम लिखेंगे कैसे, ए ओ सी और सी ओ बी, या बी ओ सी सी ओ ए सेंटर में होना, ओ सेंटर में हमेशा होगा, यानी अगर वर्टेक्स जो है वो हमेशा सेंटर में होगा, इसका मतलब ओ ही वर्टेक्स होगा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर आपने नाम चेंज करके इसको बी, अगर आपने इसको डी बना दिया, मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पर डी बना दिया, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। यानी जो वर्टेक्स होगा, यानी जिस कॉमन है जहां पर ये एंगल बनाएगा उसे आप सेंटर में रखोगे, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जैसे भी आप प्रॉपर्टी करोगे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आएंगे, जैसे जैसे आपका प्रूफ आएगा, थ्योरम आएंगे, उनमें ये काम आएगा। तो ये ध्यान रखना है, जो पॉइंट में ये एंगल बनाता है वो हमेशा सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये एंगल्स जो होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमेशा याद रखना, एडजेसेंट एंगल जो साथ वाले हो, जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे, देखो, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब किसी भी एंगल का सम, यानी एडजेसेंट एंगल का, ध्यान रखना कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो क्या है 180 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कि अगर मान लो ये एंगल, इसमें एक और एंगल आ जाता, तो हमारा क्या एडजेसेंट एंगल नहीं आता, आ जाता। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल आते, अगर यहाँ मैं इसको एफ मान लेती, तो एफ ओ सी और सी ओ ए इज एन एडजेसेंट एंगल, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है, क्योंकि जिनका सम 180 डिग्री नहीं आएगा वो लीनियर पेयर नहीं होगा। लेकिन इसका इसका और इसका सम जो है वो कितना आएगा 180 आ जाएगा, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी बनेगा जब उसका सम जो है वो क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने एक एंगल को, यहाँ पर सी आ गया ये, तभी वो क्या है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि इनका, इसका जो और इसका जो सम है वो कितना है 180 डिग्री के बराबर है, वो खत्म नहीं हुआ है। अगर इसे डायरेक्शन और चेंज कर देते हैं हम, तभी ये 180 डिग्री आ गया, इसका भी सम 180 डिग्री। लेकिन अगर एक और एंगल आ गया, तो इन तीनों का सम हम करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। एक और एंगल आ गया तो इन चारों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसे ही बोलेंगे कि द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब कभी कभी होता है कि आपके पास सम दिया होता है, अगर मान लो आपके पास चारों का सम 180 डिग्री है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल।
लीनियर पेयर कंडीशन क्या है कि सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर सम है 180 डिग्री सबका तो वो लीनियर पेयर है। इसका अपोजिट उल्टा भी हो जाता है, वाइस वर्सा भी है, ठीक है। ये एक्सियोम्स हम इसलिए बोला जाता है कि आपने अपने जैसे क्लास 9 की बुक में है एक्सियोम्स, एक्सियोम्स वर्ड यूज करा गया है। एक्सियोम्स मतलब कि कोई थ्योरी, कोई मान्यता, ये सारी जो है ये सारी क्या है, एक्सियोम्स हैं। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। आप चाहे इसे ना जितना मर्जी एक्सटेंड करो, जैसे हमने इसे एक्सटेंड किया, ये ना खत्म नहीं होता, यानी कि ये लाइन जो है कभी मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं होगी। अगर इंटरसेक्ट, जैसे अब आगे बताऊंगी इंटरसेक्ट नहीं, लेकिन जैसे कि रेलवे ट्रैक है हमारे पास, ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक है, आपको कहीं जाके मिलेगी, कहीं भी नहीं जाके मिलेगी। रोड के दो साइड्स, ना इधर ये जाके ना ये जाके कहीं मिलेगा, है ना, कभी भी नहीं मिलेंगे, मीट ही नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो वो लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कर्वे है तो लेकिन पैरेलल है ये, तो ये भी पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अगर यही लाइन, इसे हम लिखेंगे, जैसे ये जो सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पैरेलल का सिंबल है, हम पैरेलल इसे ऐसे लिखेंगे। और परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो क्या है, जैसे एल है, अगर परपेंडिकुलर लगाते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब वो 90 डिग्री का है, तो वो परपेंडिकुलर हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वो एंगल जो है वो कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है ना 90 डिग्री का, तो वो परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास यही लाइन को हम एक दूसरे को कट कर जाता है, जैसे मान लो मैं इस लाइन को बना रही हूँ, जैसे यहाँ पर हल्का सा ना टेढ़ा है, ये एक लाइन है सीधी, और ये ऐसे लाइन है, ये क्या है, पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसे एक्सटेंड करूंगी ना, ऐसे एक्सटेंड करूंगी और इसे भी एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा लाइन भी जो है वो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल लाइन हमेशा क्या होगी, एक दूसरे का, यानी कि जो डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है ना, सेम डिस्टेंस उसका हमेशा ही रहेगा। यानी ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के हमेशा डिस्टेंस इनकी बराबर रहेगी। अगर ये x है तो यहाँ भी x है। अगर ये 6 का गैप है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी 6 का गैप रहेगा। यहाँ 10 का, इधर 10 है तो इधर भी 10 है, तभी वो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप है वो यहाँ से और ऐसा है, तो हल्का सा गैप कम हो गया, यानी यहाँ पर 6 था, यहाँ 4 था, तो जब ये आगे जाएगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके क्रॉस हो जाएगा, तो वो इंटरसेक्टिंग, वो पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। पैरेलल लाइन का इन दोनों के बीच हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर है ना, एल अगर लाइन है और एम लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, जब एक लाइन, और मैंने यहाँ पर इस एंगल को, यहाँ पर एंगल है, उनको अलग अलग नाम दे दिया, ए बी सी डी, ये एंगल्स के नेम है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वी फॉर वर्टिकली, यानी कि जब हम एक लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिखा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये एंगल हमेशा ये एंगल के बराबर रहेगा, और यहाँ पर क्या है, बी जो है वो क्या है, डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये सारे, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। अब जैसे यहाँ पर हमने इसे हाईलाइट कर दिया, दिस इज एन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ध्यान रखना ये दोनों एंगल अपोजिट होने चाहिए। ये जो है ये क्या है, ये एंगल और ये एडजेसेंट एंगल है, हमें एडजेसेंट एंगल नहीं चाहिए, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी वर्टिकली ये अपोजिट है, वी शेप आता है ना, ध्यान रखना वी शेप आता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा क्या है आपका, आपका बी और डी, ये एंगल भी क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अब जो है अगर हम इसे मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका 180 डिग्री है, जैसे ये है ए प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पेयर आ गया ना, ध्यान रखना 180 डिग्री, ए प्लस डी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ गई 180, सी प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, ये काम आएगा आपको जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये सारी चीजें यूज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, जब मेरे पास दो लाइन है, एक सिंगल लाइन को नहीं बात करेंगे, हाँ में दो लाइन है, और उस दो लाइन को, मतलब जो टू लाइन्स है उससे कट करता है एक सिंगल लाइन, देन इट इज दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो लाइन है ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान से देखो, ये
लाइन ट्रांसवर्सल और एक लाइन जो है ये इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है। मैंने यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं लिया हुआ है, मैंने नॉर्मल लाइन लिया है। पैरेलल के साथ में बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्योंकि आपने जब आप ये सॉल्व करोगे तो पैरेलल के साथ का इसका कंडीशन ही अलग है। लेकिन उससे पहले आपको क्या है ये पता होना चाहिए कि इसके साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल्स फॉर्म करेंगे ये कौन कौन से एंगल हैं, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आपका जो है इसमें हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से एंगल्स जो है वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। यानी ये जो एंगल है ना यहाँ का, ये वाला एंगल, यानी ऐसा ध्यान रखो, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ना, इनके जो एंगल होते हैं ना, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो ये जो है एंगल 1 और ये जो एंगल नाम दे दिए इसे 2, तो ये क्या है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल 1 जो है और एंगल 2 इसे करस्पॉन्डिंग एंगल। और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। अगर हम इसे लेते हैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, देन आल्सो इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैंने इसे 3 मान लिया और इसे 4 मान लिया, देन 3 and 4 इज आल्सो ए करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है हमारा, अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल को लेंगे तो ये एक एंगल यहाँ का और एक एंगल इधर का, ये भी आपका क्या हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है। तो एंगल 5 और 6 इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो 5 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपका, एंगल 5 एंगल 6। ठीक है, हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के आगे हमने इसे अलग लिख दिया। ठीक है, और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो सकता है, और कौन सा हो सकता है हमारा इसमें, ये वाला एंगल, हम इसे नाम देते हैं 7 एंड देन दिस वन इज एन 8। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, इस एंगल के ये क्या है, इसने इंटीरियर बनाया हुआ है, ये अंदर की तरफ बनाया हुआ है ना इसने, ये अंदर की तरफ है तो इसलिए इंटीरियर बोलेंगे हम। और ये जो बाहर है ना, यानी लाइन से बाहर की तरफ है, देन इट इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी आपको फर्क समझ आ गया। बाहर वाले जो है यानी एंगल 3 एंड एंगल 6 आर एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 8 इज आल्सो एन एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान देखो, ये आपका तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल, यानी ये जो है अल्टरनेट, एक के बाद एक ऐसा जो होता है ना, यानी इधर का एक एंगल और यहाँ का एंगल, वो है अल्टरनेट। ठीक है ना, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक आता है ना इसे, तो जैसे यहाँ पर एंगल 7 और एंगल 4 हो गया आपका। ठीक है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन सा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 5 और 2। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 2 इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझना है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी में बेसिस है। अब आता है आपका एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यानी कि आपने देखा कि जो अपोजिट में हो। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है मेरे पास, ये जो जैसे 3 है, 3 का अपोजिट ये वाला या 8, तो 3 एंड 8 इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और कौन सा है हमारा 1 और 6, तो 1 और 6 इज ऑल्सो एन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आता है आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर, जिसे हम बोलेंगे एलाइड को इंटीरियर एंगल। ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स क्या है, जैसे 7 और 2, जब आप ये 7 और 2 को लेते हैं ना, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है। एंगल 7 प्लस एंगल 2 ये 180 के बराबर होगा, ये आप आगे पढ़ोगे, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, 7 2 4 2 ये 180 डिग्री तब होगा जब ये पैरेलल होगा। ठीक है, अभी ये पैरेलल नहीं, अभी पैरेलल नहीं है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 7 और 2, 5 और 4। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एलाइड बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन हो, अभी हमने बोला था ना कि पैरेलल लाइन नहीं है, अब अगर पैरेलल लाइन आपके ये है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, और उसे ये इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल लाइन, तब हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान रखना, ये जो है एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 और 4 जो है वो भी इक्वल है, ग्रीन सेम कलर में यूज करा, इट मींस दैट दे आर इक्वल। क्यों, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर भी क्या है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, 7 और 8 इक्वल होगा। ध्यान देना है, 6 एंड 2 आर इक्वल, 1 एंड 5 आर इक्वल, 3 और 7 इक्वल होगा, 4 और 6 आपका इक्वल होगा, 6 और 2 इक्वल होगा। 4 और 6 का सम जो है वो 180 के बराबर होगा, 3 और 5 का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि हर एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। हर एक पेयर इंटीरियर एंगल का अगर सेम ट्रांसवर्सल लाइन है वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि ये जो है इन दोनों का सम जो है वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा। और ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल।
3 और 6 इक्वल होगा। आपने इसे एक बार ड्रॉ करके देखना है, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर ये उल्टा होता, मेरे पास ये मान लो क्वेश्चन दिया था कि 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, 5 और 8 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, यानी उल्टा दिया होता, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करा जाता है कि पैरेलल का कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल अगर उसका सी मतलब क्या है इक्वल है, वो क्या है पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब भी पैरेलल है। अगर उसका इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री आ जाता है देन ऑल्सो इट इज अ पैरेलल। ठीक है, यानी 1 4 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया, 5 8 के बराबर हो गया, 6 8 7 के बराबर हो गया। अगर यही कंडीशन पैरेलल में है तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा था और पैरेलल नहीं था। ये सारी कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब ये लाइन पैरेलल होगा। आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हम इसे कट करते हैं, जैसे मान लो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इसे कट करा, उसके बाद हम इसे एक लाइन में इसे वो करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या है 180 डिग्री का फॉर्म आ गया। ठीक है, इस तरीके से कट करा कि एंगल सारे वो हो जाए, तो सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका जो प्रूफ है ना वो हम अगली वीडियो में करेंगे, सिर्फ वो प्रूफ ही हम करेंगे उसमें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है राइट इन ए कमेंट बॉक्स। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।